हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा और पॉलिटी का आज हम लोग अध्याय 7 अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है जन सुविधाएँ। आइए इस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको अंडरलाइन करते हुए हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ये आपको एक इमेज के तहत चीज़ें समझाई गई हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और उसे फ़ौरन उनके लिए पानी का टैंकर आ जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकर को खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकर से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करता है। पीने के पानी को साफ़ करने के लिए लोगों ने घरों में जल शोधन उपकरण लगवाए हैं। माड़ीपाक्कम एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को रोक देता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैज़ा बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं उनमें उनका स्थान काफ़ी ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत हो रही है। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध होता तो इन मौतों को रोका जा सकता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी एक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पानी सबको मिलना चाहिए। चलिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत है कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गाँव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। जन सुविधाएँ। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए, उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चढ़ा सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी सी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने में आसानी हो जाती है। किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। सरकार की भूमिका, एक लाइन यहाँ लिखी है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा काफ़ी असमानता रही है। ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सरकार की भूमिका, चूँकि जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के रूप में ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया करे। आइए इस बात को समझें कि जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमिज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने, मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएँ तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है। चंद लोग ही उसका खर्चा उठा सकते हैं। सुविधाएं सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे और सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। आगे की बात करते हैं। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन का अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें आपको दिखाया गया है। आगे आपको एक चार्ट दिखाया गया है कि केंद्रीय सरकार जिन जिन पर धन व्यय करती है वो रुपया आता कहाँ से है। तो कहाँ से आएगा, कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 24 पैसा, ब्याज अदायगी 18 पैसा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजना 10 पैसा, केंद्रीय प्रायोजित योजना 9 पैसा, रक्षा 9 पैसा, आर्थिक सहायता 9 पैसा, वित्त आयोग अन्य अंतरण 8 पैसा, अन्य व्यय 8 पैसा, पेंशन 5 पैसा। ये सभी का एक आपको ग्राफ दिखाया गया है। चलिए आगे कह रहा है जन सुविधाएं क्या होती हैं। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की क्यों होनी चाहिए, आइए समझते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़क बनाना ठेके निजी कंपनियां ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? अपने घर के पानी के बिल को देखें, पता लगाएं आपके इलाके में नगरपालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी से ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी अथवा व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति या दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस तरह कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। अब जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है वो पैसा आता कहाँ से है? ऋण, विभिन्न पूंजी प्राप्तियां 4 पैसा, माल एवं सेवा अन्य कर 23 पैसा, उधार और अन्य योग्यताएं 19 पैसा, निगम कर 19 पैसा,
आयकर 16 पैसा, विभिन्न राजस्व कर 8 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 पैसा, कुल 1 रुपये को इसमें क्लेरिफाई किया गया है कहाँ से, सरकार को कितना पैसा मिलता है। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी खर्चे की जरूरत ना पड़ती, लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। क्या आपको लगता है? इसका आपको जवाब देना है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएँ सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो जाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ में पानी बहुत कम आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाके में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलपूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोग के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। ये बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीद कर, बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरण के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिलता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को बहुत दूर करती है। विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मी के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देता है। नगर पालिका की जल आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्ती में लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 मतलब 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जल आपूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है चूँकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए जल आपूर्ति का काम निजी कंपनी को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनी ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जहां जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठा पाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देश में तो लोग दंगे भी फैलाने लगे, जिसके दबाव में सरकार को जल आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकार जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये कम है। उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में सीमित है। मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनी की भी सेवाएं ली जा रही है।
लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ये आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ें खास है वही हम आपको बताएंगे। निष्कर्ष क्या है यहाँ, इसमें देखिए 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ जो अधिनियम बताए गए हैं वही अधिनियम आपको पढ़ना, बाकी कहानियाँ दी गई हैं इनको समझना है। कहानियों से क्वेश्चन आपके नहीं बनते, ठीक है। जिन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है, भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधा मुहैया कराए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है, वितरण में भारी असमानता है। महानगर, बड़े शहरों के मुकाबले कस्बे, गाँव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्ती में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या का हल नहीं होने वाला। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स देख लीजिए, ठीक है। जैसे स्वच्छता है, कंपनी है, सार्वभौमिक पहुंच है, मूलभूत। इनको पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में आपको दिया गया है, समझ लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।